नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में सबसे खास बात यह रही कि आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पहली बार वंदे मातरम पूरा गाया गया। इस दौरान सदन में शोक संवेदना प्रस्ताव पेश किया गया और दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा सरकार कल अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह मानसून सत्र 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तय है, क्योंकि आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। सपा ने सदन के अंदर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। चुनावा चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं। और वहीं आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सिर्फ 4 दिन के सत्र पर भी सवाल उठाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के समय का बेहतर उपयोग हो, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी आवाज को सदन के पटल पर रख के चर्चा हो, ऐसा सदस्यों से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूपी में अब कॉर्पोरेट डील आसान नहीं होगी। सरकार कंपनियों के विलय और बंटवारे पर पहली बार स्टाम्प शुल्क तय करने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार कंपनियों के विलय, विभाजन और अन्य कॉर्पोरेट पुनर्गठन संबंधी लेन देन को लेकर पहली बार स्पष्ट स्टाम्प शुल्क व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 210 और अनुसूची 1 ख के संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है और प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था सूचना की तारीख से लागू होगी। वर्तमान में प्रदेश में मर्जर, डिमर्जन, अमलगेशन और रिकंस्ट्रक्शन, एग्जीबिशन और टेक ओवर जैसे आधुनिक कॉर्पोरेट लेन देन पर स्टाम्प शुल्क को लेकर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं है। इससे कंपनियों को पुनर्गठन के दौरान शुल्क निर्धारण को लेकर अनिश्चितता और विवादों का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव तैयार करते समय महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान समेत कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है, जहां ऐसे मामलों के लिए पहले से स्पष्ट प्रावधान लागू है। सरकार का मानना है कि इससे कॉर्पोरेट लेन देन में कानूनी स्पष्टता आएगी, मुकदमेबाजी कम होगी और कारोबार करना आसान होगा। देश भर के मंदिरों की तर्ज पर सावन के पहले सोमवार को यूपी के तमाम शिवालय भी बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठे। हरिद्वार और वज्रघाट से गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया और सावन के पहले सोमवार पर तड़के से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरों और जटायु ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। अलग अलग इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण मंदिरों में सुबह से ही माहौल भक्ति में बना रहा। पहले सोमवार को लेकर प्रमुख शिवालयों को फूलों से सजाया गया है और मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पेयजल, सफाई, बैरिकेडिंग और अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। कई मंदिरों में भजन कीर्तन, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन के आयोजन भी किए गए। और वहीं सावन महीने के पहले सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान श्री काशी विश्वनाथ की विशेष मंगला आरती और श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं की सारी भीड़ के बीच दर्शन और पूजा अर्चना की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई और भक्ति, उत्साह और शिवमय माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बसपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अशोक सिद्धार्थ की पार्टी से छुट्टी के बाद पारिवारिक खींचतान से रियासती सियासी हलचल बढ़ गई है और अब पार्टी की चुनाव तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव में पहले दलित, ओबीसी और स्वर्ण वोट बैंक को साधने की रणनीति में जुटी बहुजन समाज पार्टी के भीतर अचानक तेज हुई अंदरूनी हलचल ने संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर और वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद संगठन के भीतर असमंजस का माहौल है। कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले मायावती ने आकाश आनंद का राजस्थान दौरा रद्द कर उन्हें और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार को लखनऊ बुलाया था और 3 दिन तक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। आकाश को प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में भूमिका देने और कार्यकर्ता सम्मेलनों की जिम्मेदारी सौंपने पर सहमति बनी थी और इसके बाद मायावती ने प्रत्याशियों के चयन का अधिकार अपने पास रखने की घोषणा कर दी, जिससे आकाश की भूमिका सीमित हो गई। दिलचस्प ये है कि अशोक सिद्धार्थ ने इस फैसले का सोशल मीडिया पर समर्थन किया था।
रिश्वतखोरी में फंसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता और सुपरवाइजर के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती जांच में आय से अधिक संपत्ति के कई अहम साक्ष्य मिले हैं और विजिलेंस अब इन सबूतों की तस्दीक करेगी और साथ ही आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल मांगने के साथ ही संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आने वाले समय में दोनों पर और शिकंजा कसेगा। विजिलेंस ने शनिवार को एलडीए के अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और निजी व्यक्ति श्रवण कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने निर्माणाधीन भवन के खिलाफ कार्रवाई न करने के एवज में 15 लाख रुपए मांगे थे। जाल बिछाकर विजिलेंस ने 7,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस की जांच में ही सामने आया था कि आरोपी रिश्वतखोरी का ये खेल लंबे समय से चला रहा था और इन सभी ने लाखों करोड़ों का खेल किया है, इसलिए पूरे नेटवर्क का भी पता किया जा रहा है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति होने की भी जानकारी मिल रही है, इसलिए गहनता से जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की है। तमाम अहम सबूत जुटाने के बाद रविवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपी जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 315 बोर के 21 देसी तमंचे और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी और अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तजुम्मुल के रूप में की गई है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले गिरोह का सदस्य है। मेरठ एसटीएफ इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के निवासी तजम्मुल को लाल कुर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से देसी तमंचों के अलावा हथौड़ा, एक्सो ब्लेड, आरी के पत्ते और रेती बोल्डिंग रॉड और वेल्डिंग मशीन, वाइस शिकंजा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि तजम्मुल अवैध हथियारों की बड़ी खेप लेकर इस क्षेत्र में आने वाला है, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में तजम्मुल ने स्वीकार किया है कि वह अपने साथियों के साथ पिछले 5 वर्षों से अवैध हथियार बना रहा था और उनकी आपूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में करता था। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि 315 बोर का प्रत्येक देसी तमंचा 4 से 5,000 रुपए में बेचा जाता था। देखिए, मेरठ की स्थानीय एसटीएफ इकाई को एक हथियार तस्कर के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। मेरठ एसटीएफ यूनिट और थाना लालकुर्ती पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति जिसका नाम तजम्मुल पुत्र नसीम है, जो थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का रहने वाला है, उसे छोटा बाजार थाना लालकुर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 21 315 बोर के पूरे बने तमंचे, अधबना सामान, वेल्डिंग मशीन और जो भी सामान है वो सब प्राप्त हुआ है। इस व्यक्ति के ऊपर 2022 में भी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ था थाना चरथावल मुजफ्फरनगर से। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी और इसके साथ पास से जो ये बरामदगी हुई है उसको दाखिल किया गया और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में श्रवण परंपरा का अनूठा नजारा देखने को मिला। सावन महीने में चल रही कावड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से गुजर रही एक अनोखी कावड़ इन दिनों श्रद्धालुओं और राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये यात्रा केवल भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवार, संस्कार और बुजुर्गों के प्रति समर्पण की ऐसी मिसाल पेश कर रही है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। पंजाब से आए एक परिवार ने अपनी 100 वर्ष से अधिक आयु की दादी सुनहरी देवी को पालकी में कंधों पर बिठाकर हरिद्वार पहुंचाया और उन्हें गंगा स्नान कराया और लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए अपने घर लौट रहे हैं। इस अनोखी कावड़ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि परिवार ने पारंपरिक कावड़ की जगह अपनी बुजुर्ग दादी को ही श्रद्धा और सेवा का प्रतीक बताया है। मेरा नाम सोनू, हम गांव मरधड़ी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील समाना। आप कावड़ करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते भी कितना अच्छा लग रहा है। आजकल बच्चे अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं माँ बाप को, बूढ़ों को, तो आप माता को कावड़ यात्रा करें? नहीं, मैं जिस परंपरा से आता हूँ ना, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत कम है मतलब देखने की तो मिलती है एग्जाम्पल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भी नहीं है, पर ऐसे भी है, बहुत सेवा करते हैं। चलो हमारी तो दिख गई, उससे भी ज्यादा हमारे से भी ज्यादा करने वाले बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है भी हम ही हैं जो कुछ है। उम्र क्या है? अम्मा की उम्र होगी 100 साल के आसपास। कैसी है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कावड़ यात्रा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। बयान के मुताबिक जिलाधिकारी डीएम उमेश मिश्रा ने कावड़ यात्रा की वजह से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। कावड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो गई है और 11 अगस्त को शिवरात्रि तक जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है और इस बीच हरिद्वार से कावड़ यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने कावड़ यात्रा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और इसी के तहत स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।